टुडे वी स्टार्ट मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। जिसमें क्या रहेगा, जो है हम लोग करने वाले हैं, मीनिंग करने वाले हैं, फंक्शन करने वाले हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो हमारा कहाँ से बनेगा, वो बनेगा हमारा फंक्शन में से। ठीक है, तो जो जो मेन पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करवाती जाऊँगी वो आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको ड्रॉबैक्स भी करवाने वाली हूँ। देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है हमारा मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई पे आपने पूरा ध्यान देना है, राइट। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेते हैं मनी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मनी एंड बैंकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मनी, जो मनी है उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ करते हो। लाइक कोई भी आपने चीज़ परचेज करनी है मार्केट से, तो आप क्या करते हो, आप जो है मनी देते हो और बदले में आप जो भी प्रोडक्ट लेते हो वो आपको मिल जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आप फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हो। इसके बाद फंक्शन पे चलते हैं। फंक्शन क्या है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बात कर लेते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन में क्या रहेगा, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, प्राइमरी फंक्शन पूछ लिया गया था और ऑप्शन में चार ऑप्शन गिवन थे, उनमें से हमें फाइंड आउट करना था कि प्राइमरी फंक्शन कौन सा है। तो आपने याद रखना है कि प्राइमरी में क्या आएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आएगा एंड मेजर ऑफ यूनिट। ठीक है, मेजर्स या फिर आप उसे बोल सकते हो यूनिट ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, इट हेल्प इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो है गुड्स जो भी है, जो भी सर्विसेज है, उसकी मेजरमेंट कर सकते हो। द वैल्यू इज यूजली कॉल्ड एज प्राइस। वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप उसका प्राइस बता देते हो। आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ गुड्स इन सिंगल यूनिट, एक्सचेंज बिकम ईजी। तो इससे क्या हो जाता है, एक्सचेंज करना, लेन देन जो आप कर रहे हो वो ईजी हो जाता है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें, इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। ये क्या कर रहा है, इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। जो भी ऑल ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हो एक दूसरे के साथ, वो आप क्या कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो इसे आप इसमें आपने क्या नोट किया, क्या आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि प्राइमरी फंक्शन में मेनली दो फंक्शन आएंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आएगा, देन मेजर यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंडरी फंक्शन की तरफ। तो सेकेंडरी फंक्शन में क्या रहेगा, सेकेंडरी फंक्शन में हमारे पास रहेगा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जो अभी मैंने आपको मीनिंग बताया था, डेफर्ड पेमेंट का मीनिंग क्या होता है कि आप इन नियर फ्यूचर में जो भी पेमेंट करते हो उसे आप क्या बोलते हो, डेफर्ड पेमेंट बोलते हो। मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट ड्यू टू द फ्लोइंग रीजंस। क्या कारण है कि आप उसे डेफर्ड पेमेंट बोलते हो, वैल्यू ऑफ मनी रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट कंपेयर टू अदर कमोडिटी। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि जो जो वैल्यू है मनी की, मनी रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। इसमें क्या रहता है कि जो मनी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहती, या तो वो अप डाउन वो जो है होती रहती है। कमोडिटी की जो वैल्यू है वो तो ऑलमोस्ट फिक्स रहती है, बट मनी की नहीं रहती है ना। मनी हैज़ द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जो मनी है उसकी एक खासियत क्या है, उसकी एक मेरिट क्या है कि वो एक्सेप्ट, आप हर सिचुएशन में उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, मनी इज़ मोर ड्यूरेबल कंपेयर टू अदर कमोडिटी। जो मनी है वो आप एक जगह से दूसरी जगह या फिर आप स्टोर करके रख सकते हो, इजीली होता है। जो कमोडिटी है उसे आप एक दूसरी जो जगह है वहाँ पे भी लेके इतना इजीली नहीं जा सकते। एंड देखा जाए तो आप उसे जो है कमोडिटी को स्टोर करने के लिए आपको काफ़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट अगर हम बात करें तो जो मनी है उसके काफ़ी अच्छे मेरिट्स हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू जो अभी हम बात कर रहे थे कि आप इसे इजीली स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मनी कैन बी स्टोर्ड एंड डज नॉट लॉस वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है वो भी लॉस नहीं होगी। मान के चलिए आपने 10 रुपीज़ का जो कॉइन है वो अपने सेविंग बैंक में रख लिया, तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ ही रहने वाली है। ये नहीं होता कि जो 10 रुपीज़ जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू जो है 5 रुपीज़ रहेगी इन फ्यूचर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है,
इसके बाद क्या है, इट इज़ ईजी एंड इकोनॉमिकली टू स्टोर, आप इसे ईजिली स्टोर करके रख सकते हो, आप एक्सेप्ट कभी भी इसे कर सकते हो, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इसमें पाई जाती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी रिमेन रिलेटिवली कॉन्स्टेंट, क्या रहता है कि वैल्यू ऑफ मनी जो है रिलेटिवली बाकी कंपैरिजन अगर हम करें तो इसकी कुछ वैल्यू कहीं ना कहीं कांस्टेंट होती है, ठीक है। हाँ, परचेजिंग पावर की अगर हम बात करें वो लेस और जो है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वो अप डाउन होती रहती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगी कि वहाँ पे क्या इसका रीज़न रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें, मनी हैज़ ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बार्टर सिस्टम के बारे में पता रहना चाहिए। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि आप कमोडिटी के बदले में कमोडिटी को जब आप ट्रांसफ़र करते हो उसे हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो मनी से ये प्रॉब्लम दूर हो गई थी, किस तरह से कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है कि आप लेन देन ईजिली कर सकते हो। मनी हैज़ रिमूव्ड द मेजर डिफ़िकल्टी ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि मान के चलिए पहले के पुराने टाइम में क्या होता था कि आपको फॉर एग्जांपल वीट कणक की ज़रूरत है, तो आप क्या करते थे कि ये नहीं, अभी आप क्या करते हो, जब आपको वीट की ज़रूरत होती है तो आप पैसा दे देते हो, मनी आप देते हो और बदले में आपको वीट मिल जाती है। पहले पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था, पहले क्या था कि आपको जो है बदले में कोई वस्तु देनी पड़ती थी। अब जो आगे वाला पर्सन है ज़रूरी नहीं है कि वो वाली वस्तु से ज़रूरत है या नहीं है ना। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी उस टाइम में, तो मनी से ये वाली काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई है। मेजर ऑफ वैल्यू, मनी की वजह से क्या हो गया है, जो मेजरमेंट है वैल्यू मनी की, जो मेजरमेंट आप करते हो वो काफ़ी ईजी हो गया। मनी हैज़ बिकम मेजर रोड टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इस इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्राइस, आप इसे एक प्राइस की फॉर्म में एक्सप्रेस जो है वो कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू, इट इज़ वेरी कन्वेंशियल ईजी एंड इकोनॉमिकल टू स्टोर द वैल्यू एंड हैज़ गोट जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी विच वाज लेकिंग इन द बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में ये काफ़ी प्रॉब्लम थी, आप कोई भी वस्तु स्टोर कर तो लेते थे बट लंबे टाइम तक आप उसे स्टोर नहीं कर पाते थे, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, आप जो मनी है उसे आप स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो मैंने आपको करवा दिया है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आप फ्यूचर में जो लेन देन है वो आप इजीली कर सकते हो। मनी हैज़ सिंप्लीफाइड द बोरो एंड लेंडिंग ऑफ ऑपरेशन विच वर डिफ़िकल्ट अंडर बार्टर सिस्टम, इट हैज़ इंक्रीज कैपिटल फंक्शन, ठीक है। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास मनी सप्लाई का, जो मैं आपको करवा देती हूँ। मनी सप्लाई के जो है कंपोनेंट वो आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं ट्राई करूँगी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू करवाऊँ, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। एग्ज़ाम में हमें M1 M2 M3 एंड M4 के कॉमन कंपोनेंट जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो आप कंपोनेंट अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। M1 के अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो M1 के कंपोनेंट क्या है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। M1 में क्या आएगा, जो करेंसी पब्लिक के पास है प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अदर डिपॉजिट जो भी रिजर्व बैंक RBI के पास है उन्हें भी हम काउंट करेंगे, तो ये सब किस में आएगा, M1 में आएगा। M2 के कंपोनेंट कौन से होंगे, ऑप्शन में गिवन होगा करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब चार ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, वो आपसे M2 के कंपोनेंट आपसे पूछ सकते हैं। तो M1 वाले जो कंपोनेंट है वो सारे आपको याद होने चाहिए कि ये M2 में भी आएंगे। प्लस इसमें क्या आएगा, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है उसकी जो भी डिपॉजिट है वो भी आपका M2 में आएगा। देन हम M3 की बात कर लेते हैं, तो M3 में जो M1 है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस इसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग नहीं आने वाली, ठीक है। इसमें क्या आएगा, नेट डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, इसमें नेट और नेट टाइम डिपॉजिट आएगा, क्या आएगा, नेट टाइम डिपॉजिट आएगा। देन M4 की बात करें तो M4 में क्या रहेगा, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट।
ठीक है। इसमें पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग है वो तो आएगी, बट इसमें से आपको क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है कि सप्लाई ऑफ जो मनी है उसके जो कंपोनेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घुमा के भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसे याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद करेंसी विद द पब्लिक। अब देखिए जो ऊपर आपका पॉइंट था कि करेंसी, जो पब्लिक के पास करेंसी है उसमें जो नोट और कॉइन है वो भी आपके जो है ऐड होंगे। एंड कैश रिजर्व ऑफ बैंक, जो भी कैश बैंकों के पास पड़ा है वो भी इसमें ऐड होगा। देन जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हम नहीं करने वाले, अगली स्लाइड में देख लेंगे, कर लेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें आपको मनी क्रिएशन के बारे में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो एमसीक्यू की मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी आपकी इंक्वायरी होती है, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो लेक्चरर की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो ऐप है इकोनॉमिक्स हब वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।